बात खत्म। आप जिससे पढ़ने के लिए तैयार हो, पहले तो हम पूरा एनसीईआरटी कवर कराएंगे, ठीक है, उसके बाद साइड बुक। कहा ना जा है, हाँ, कहा क्या जा है, ठीक है। एनसीईआरटी सब कुछ देखिए, आप लोग को हम बताए थे कि सिलेबस में आप लोग को 10 चैप्टर पढ़ना है। सिलेबस सबको पता है कि 10 चैप्टर कौन कौन पढ़ना है। एक बता दे रहा हूँ एक बार, 10 चैप्टर में कौन कौन चैप्टर आप लोग को पढ़ना है। ये अभी मैं स्टार्ट करूंगा, वो कटा हुआ चैप्टर स्टार्ट करूंगा, आपके कंपटीशन के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। चलिए पहले बता देता हूँ कि क्या पढ़ना है आप लोग को। इस सत्र जो पढ़ना है वो क्या क्या पढ़ना है। किसका नहीं, जो बता दिए वही फिक्स है। हाँ, नहीं चेंज होगा वो, किताब छप गया था ऐसे थोड़ी चेंज कर देगा, अपने मन का थोड़ी है। टॉपिक काट देता, हम पढ़ा देंगे ना। पहला विलयन, ठीक। दूसरा है वैद्युत रसायन, चैप्टर का नाम बता रहा हूँ जो ईशान पढ़ना है। तीसरा है रासायनिक बल गतिकी, रासायनिक बल गतिकी। चौथा है डी और एफ ब्लॉक, डी और एफ ब्लॉक के तत्व, ठीक। और पांचवा चैप्टर है उप सहसंयोजक यौगिक। हाँ, लेकिन हम पढ़ा देंगे, आप लोग कहेंगे तो। ये है पूरा पहला बुक है, मतलब फर्स्ट बुक जो आप लोगों का मिलेगा पूरा इसी पे मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, जो सेकेंड बुक आप लोगों का आएगा, सेकेंड बुक 6वां नंबर से चालू होगा। हेलो एल्केन, हेलो एरिन, हेलो एल्केन और हेलो एरिन। सेकेंड बुक का पहला चैप्टर है। दूसरा है एल्कोहल, फिनॉल, इसी के बारे में बता रहे थे। हाँ हाँ, इसी के बारे में बता रहे थे। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये 7वां चैप्टर है, ठीक। और 8वां आपका है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसके बाद से आपका 9वां है एमीन, 10वां है जैव अणु। बस इतना चैप्टर आपको इस साल पढ़ना है, कोई लंबा चैप्टर नहीं है। हम्म ये चैप्टर अब वहीं पढ़ना पड़ेगा, इसमें से कुछ ये जो होगा ना, इसकी कई भाग फिजिक्स से ही मैच करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे ऐसे चैप्टर हैं जो केमिस्ट्री में भी पढ़ने हैं, फिजिक्स में भी पढ़ने हैं, लेकिन इसमें नहीं है, अभी 11th में वो है, हुबहू चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो इतना चैप्टर आपको सिलेबस में पढ़ना है। आप लोग का सिलेबस में बता दिया इतना है, तो ये सिलेबस तो अभी चालू होगा नहीं। अभी आप लोगों को मैं बताया हूँ जो कटा हुआ सिलेबस है वो चालू करूंगा, इसलिए कि मान के चलिए आपको कंपटीशन की तैयारी करना है कि सिर्फ बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना है। बोर्ड एग्जाम प्लस कंपटीशन दोनों करो। बोर्ड एग्जाम देखो दोनों तैयारी रहेगा तो कहीं से क्वेश्चन उठाकर पूछ देगा तो कवर तो हो जाएगा ना। तो ये कोई भारी चैप्टर नहीं है, कोई बड़ा लंबा सिलेबस नहीं है, आराम आराम से आपका समाप्त हो जाएगा सिलेबस। अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है तो बताइए, इसमें किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो। कोई लंबा चैप्टर नहीं है, इस 3 चैप्टर आपका फिजिकल है, बता देता हूं कौन क्या है। 3 चैप्टर आपका क्या है, ये फिजिकल है, ये तीनों क्या है, फिजिकल है, फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री बता रहा हूं बाबू। भौतिक रसायन, भौतिक रसायन, भौतिकी कहो चाहे भौतिक कहो, बात एक ही है, ठीक है। उसका दूसरा थोड़ा सा स्टैंडर्ड नाम है वो, ठीक। ये दोनों आ जाएंगे इनऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक में, कार्बनिक में। जो पूरा सेकेंड बुक होगा आपका ऑर्गेनिक होगा, जिसको हम बोलेंगे कार्बनिक। सबसे ज्यादा अगर लड़के डरते हैं तो इसी से डरते हैं, क्योंकि ये पूरा कंसेप्ट वाला है,
मतलब पूरा कंसेप्ट। अब डरने का मतलब ये नहीं कि मुक्का मुक्की करना है उसमें। मेरे डरने का मतलब ये है कि ये समझ में कम आ जाता है। अस, देखो, हाई नहीं होगा तो हाई नहीं आएगा। ये एक दूसरे से चिपका चिपका है। अगर तुम सोचो कि ये ईंट ना जोड़ करके डायरेक्ट हम ये ईंट जोड़ दें तो नहीं जुड़ेगा वो। ये चाहिए ही चाहिए, तो वो कंपलसरी ही है। अरे तो पूरा तरीके से ना है, पूरा उसको डिजाइनिंग की गई है ना। तू लोग घोंचू आदमी, ये बात समझ में आ गई। इतना चैप्टर आप लोगों को पढ़, सपोर्ट उसका चाहिए कि नहीं चाहिए? वो सपोर्ट है कि नहीं है? हैं? तू लोग आदमी हो कि जानवर पता नहीं। तो इतना चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है। चाहे तो आप चैप्टर लिख सकते हैं और चाहे जाके वीडियो से स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, बात खत्म हो जाएगा। टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा। मिटा दो इसे। अब आगे बढ़ते हैं डायरेक्टली। कुछ पूछना चाहते हो? ए कहाँ गया जी मिटाने वाला? अच्छा इसी में है। ये वेस्ट हुआ है। आप सिलेबस जब तक आपको पता नहीं रहेगा, आप युद्ध में चले जाओ, पता नहीं है किससे लड़ना है। ये पता लगाओ ना पहले लड़ना किससे है हमें। तो ये जरूरी है, कंपलसरी है, तो हमने बता दिया। अब ये दोबारा सिलेबस का हम डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्टली आपका हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो सीरियल वाइज पढ़ाएं या ऑर्गेनिक फिजिकल ऐसे करके पढ़ाएं। सीरियल वाइज चैप्टर खत्म कराइए, ऐसे आपको दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत ये नहीं होगा कि आपको दिखेगा कि मेरा सिलेबस इतना कंप्लीट हुआ है। नहीं बाबू, कुदा कुदा के नहीं पढ़ाएंगे हम। ऑर्गेनिक चालू करेंगे तो पूरा ऑर्गेनिक खत्म करेंगे। ऑर्गेनिक चालू करेंगे तो पूरा ऑर्गेनिक खत्म करेंगे, ठीक, इतना जान रखिएगा। फिजिकल चालू करेंगे तो पूरा फिजिकल खत्म करेंगे। इनऑर्गेनिक चालू करेंगे तो पूरा इनऑर्गेनिक खत्म करेंगे। क्या कोई क्वेश्चन है? चलो, तो आप लोग का जो है पहला कटा हुआ सिलेबस के अकॉर्डिंग जो था, ठोस अवस्था, नाम सुने जाना है? ठोस अवस्था, ये आप लोग का पहले पहला चैप्टर था जिसको हम बोलते थे सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, यस। कुछ दिन बाद मैं इसको ऊपर सेटअप करा दूंगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखना चाहते हैं तो वहीं से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सॉलिड स्टेट या ठोस अवस्था, ये आपका पूरा चैप्टर का नाम है। इतना जान लीजिए, पूरा आपका ये चैप्टर है। ये चैप्टर से रिवाइज, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें का न्यूमेरिकल बहुत डीपली उठा के बनाता है किसी कंपटीशन एग्जाम में। चाहे वो आईआईटी का हो, चाहे वो नीट का हो, चाहे किसी भी अन्य एग्जाम में चले जाइए, तो उसका क्वेश्चन इसमें का डीपली बनाएगा। तो डीपली क्वेश्चंस इसमें का हेडिंग्स तो आपको पढ़ाएंगे ही, हेडिंग्स इस समय पढ़ लीजिएगा। बाद में आप एग्जाम पीरियड इसको रिवाइज मत कीजिएगा क्योंकि आपके सिलेबस में कट गया है, लेकिन जानकारी के लिए इसे जरूर रखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सॉलिड स्टेट क्या है, इससे पहले मैं जानेंगे कि ये आया कहां से, ठीक है। थोड़ी सी चर्चा करेंगे इसके बेस पे। तो आप लोग नाम जानते हैं पदार्थ का, जिसको सब्सटेंस बोलते हैं। सब्सटेंस, कितने लोग सब्सटेंस पढ़ते हैं? इसे कितने लोग मैटर भी बोलते हैं? इसे पदार्थ कहें या द्रव्य कहें? बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, द्रव कहें कि द्रव्य। पदार्थ और द्रव्य दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची है, ठीक है। पदार्थ और या द्रव्य कहो, दोनों बात क्या है, एक ही है। इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। अब आप लोगों को समझना है कि ये पदार्थ है क्या। तो आपको पता है कि दुनिया में हर वो वस्तु पदार्थ है जो स्थान घेरे जिसमें भार है, वो क्या है, पदार्थ है। मान के चलिए कुछ ना कुछ इसमें वजन होगा, होगा कि नहीं होगा? अगर वजन पता लगाना है तो एक बार किसी की सिर पे चला के मार के दिखा देते हैं, अभी पता चल जाएगा इसका कितना वजन है। अगर इसी को और स्पीड से फेंकें तो और पता चलेगा। तो कोई मजबूत पदार्थ अगर हमसे टकराती है तो हमको चोट पहुंचा के जाती है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो टकराएगा तो मजबूत। अगर तुमको हम कागज से मारे तो चोट लगेगा जी, और वही ढकनवा से मार देता चोट लगेगा। तो आप पदार्थ की डिफिनीशन दोगे, संसार में उपस्थित हर वो वस्तु जो स्थान घेरे जिसमें भार हो, क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाएगा या सब्सटेंस कहलाएगा। इसी में पढ़े थे पदार्थ की अवस्था। क्या पढ़े थे? पदार्थ की अवस्था, जिसको हम बोलेंगे स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर,
स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं जो थी ये कणों की व्यवस्था के आधार पे थी। कण किसका पास पास रहा है, इसमें सबसे ज्यादा समझना अगर है तो चित्र को समझना है, डायग्राम को समझना है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा आपको डायग्राम ही देखने को मिलेंगे। तो पदार्थ की जो अवस्थाएं होंगी वो कितनी होंगी, आप नॉर्मली जानते हो पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं, 3, ठोस, द्रव और क्या है, गैस है। ठोस, द्रव, गैस, तो ये 3 अवस्थाएं आप पदार्थ का जानते हैं, ठोस, द्रव, गैस। अब इसमें समझना है ठोस ठोस क्यों है, द्रव द्रव क्यों है, गैस गैस क्यों है। ठोस को आप इंग्लिश में बोलते हो सॉलिड, और द्रव क्या बोलते हो, लिक्विड, और इसको क्या बोलते हैं, गैस। अब इसमें समझना है, मेन इसके पार्टिकल को समझना है। पार्टिकल का मतलब होता है कण। ये कणों की व्यवस्था कैसे होती है, अगर कण इसके जितने ज्यादा पास पास रहेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉलिड। थोड़ा सा और उसके कण दूर हटेंगे तो क्या हो जाएगा, द्रव हो जाएगा, और दूर हट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। इन तीनों के बीच का रिलेशन समझना है, आपका ठोस अवस्था का बेहतर से एक्सप्लेनेशन कर देगा, बेहतर से आपको समझा देगा। तो यहां पे आपको समझना है, अभी बताया ठोस ठोस क्यों है, आपसे प्रश्न पूछा गया है पहला, ठोस ठोस क्यों है। कोई वस्तु अगर ठोस अवस्था में है तो मजबूत क्यों होती है, ऐसा एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कोई वस्तु मजबूत है, मतलब मजबूत है तो ठोस अवस्था में क्यों है, या कोई वस्तु ठोस अवस्था में है तो मजबूत क्यों है। तो उसका वजह होता है उसकी बीच की दूरी, बीच की दूरी, ठीक। अब डिस्टेंस बिटवीन आप देखोगे, वहां पहली बात ये देखोगे, दूसरा देखोगे बल, ठीक। इन दोनों में उल्टा रिलेशन होता है, बीच की दूरी कम होगी तो बल ज्यादा होगी, बल क्या होगी, ज्यादा। एक दूसरे के देखा जाए तो व्युत्क्रमानुपाती होगा, कंसेप्ट के तरीके से ऐसे समझोगे, व्युत्क्रमानुपाती होगा। व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन आपको क्या दिखाता है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ये आपका रिलेशन सबसे अच्छा से दिखाता है, तो डायरेक्टली ऐसे कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, प्रोपोर्शनल टू। अब आप समझाइए, अगर किसी वस्तु के यानी या किसी पार्टिकल ले लो या कोई मॉलिक्यूलर ले लो, मॉलिक्यूलर का मतलब होता है अणु, कोई भी अणु ले ले, अणु लेने के बाद उनके कणों की दूरी हम बढ़ा दें, दूरी बढ़ाने पे बल क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। अगर दूरी को हम कम कर दें तो बल क्या होगा, बढ़ेगा। तो अब यहां पे आप स्पष्ट इसका ठोस ठोस क्यों होता है जवाब दीजिएगा कि उनके कणों के बीच में बल ज्यादा होता है और दूरी कम होता है, इसलिए वो क्या होता है, ठोस होता है। पहला आंसर ऐसे करेंगे। दूसरा आंसर ये भी कर सकते हैं, उसके बीच की दूरी बहुत कम होती है और बल बहुत ज्यादा प्रबल होता है, जिसके वजह से वो क्या हो जाता है, ठोस हो जाता है। तीसरा भी आंसर ये कर सकते हैं कि उन कणों के बीच में आकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है, आकर्षण बल ज्यादा होने के कारण उनके बीच में स्थान कम बचता है, जिसके वजह से वो क्या है, ठोस है। जैसे मान के चलिए 3 मार्कर ले लें हम, ठीक। 3 मार्कर आप लोगों को दिख रहा है, 3 मार्कर को दूर दूर रखे तो इनके बीच में जो बल लगेगा ज्यादा लगेगा, कम कम, और पास करें, और पास करें, ऐसे करके इसको एकदम बढ़िया से जोड़ दें ऐसे। अब मजबूत हुआ कि नहीं हुआ, कुछ मजबूती इसमें आई, तीनों को आपस में जुड़ जाने से इसके अंदर क्या आ गई, मजबूती आ गई। तो जब पार्टिकल जुड़ेंगे तो बल बढ़ेगा कि घटेगा, पार्टिकल का मतलब समझ रहे हैं, कण, पार्टिकल का मतलब कण। जैसे ईंट बनाया गया है, ये ईंट जो बना है छोटे छोटे कणों से ही तो बना है जी, और कण को क्या कर दिया गया है, इकट्ठा कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, इकट्ठा। एक बात ये समझ में आ गई। तो सिर्फ हम लोग को ठोस पे ही चर्चा करना है, इन सब पे चर्चा नहीं करना है, इसलिए इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ ठोस पे बात करेंगे। दूसरी बात हम ठोस का ये करेंगे कि ठोस पे भाई ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, टेम्परेचर का। टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा इसमें मायने रखता है कि टेम्परेचर पे क्या डिपेंड होगा, इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा टेम्परेचर पे। अगर हम ताप बढ़ाएं, किसी भी वस्तु का ताप बढ़ाएं, तो उस वस्तु का फूटने का चांस बढ़ता है कि घटता है, बढ़ता है, यानी कमजोर होने का चांस बढ़ता है कि घटता है। अगर ताप कम करे तो मजबूत होता है कि कमजोर, मजबूत। यानी यहां पे हमें टेम्परेचर की जो बात होगी, टेम्परेचर की जो बात होगी वो थोड़ी सी हट करके होगी। टेम्परेचर की बात क्या हट करके होगी, अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो ठोस कमजोर होगा कि मजबूत, क्या होगा, कमजोर होगा कि मजबूत। अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो ठोस कमजोर होगा कि मजबूत, कमजोर होगा।
ये हर ठोस पे अलग अलग तरीके से काम करेगा। और उसी प्रॉपर्टीज को समझने के लिए हमको सॉलिड स्टेट को बांटना पड़ा है दो भागों में, क्योंकि मुख्य रूप से इसके अन्य तीन भाग होते हैं, दो भागों में, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, एक एमॉर्फस होता है, यानी क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। एक होता है बहुक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। तो बहुक्रिस्टलीय बहुत कम देखने को मिलेगा और क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय सबसे ज्यादा मिलेगा। तो टेम्परेचर का बात यहां पे क्या आया, ठोस को अगर हम टेम्परेचर देंगे तो उसके कण दूर दूर होंगे कि पास पास आएंगे, दूर दूर होंगे। तो ये मान के चलो कोई बर्फ ले लें, हम बर्फ की बात करें, बर्फ को आइस बोलते हैं ना, आइस ले लें। आइस लेने के बाद इसका अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बताओ इसका अवस्था किस से किस में जाएगा, द्रव से, पहले इसे द्रव में ना आएगा, लिक्विड में आएगा, यानी लिक्विड में आया है। चलो लिक्विड में आ गया। अब लिक्विड में जैसे आया तो अब यहां पे एक बात समझ में आपको आनी चाहिए कि कोई चीज ठोस से द्रव में आएगा वो क्या कहलाएगा, गलनांक कहलाएगा। ये डायरेक्ट बात करूंगा मैं, जिसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। ये आपको इसमें हम डायरेक्ट बात कर देंगे कि इसकी गलनांक क्या होगी। अभी एक और बात होगा क्वथनांक का। अगर द्रव का टेम्परेचर और बढ़ा दे हम थोड़ा सा, टेम्परेचर का चिन्ह ऐसे दिखाया जाता है, ताप, थोड़ा और बढ़ा दे तो किस में चला जाएगा, गैस में जाएगा। और जब कोई पदार्थ द्रव से गैस में जाएगा वो पार्ट क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्वथनांक। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। ये सबसे ज्यादा दोनों यूज होंगे, इसमें इन दोनों शब्द का हम प्रयोग करेंगे। तो इन शब्द का मतलब आपको पता होना चाहिए। कोई चीज अगर बर्फ से यानी ठोस से द्रव में जा रहा है तो क्या कहलाएगा, वो गलनांक। लेकिन इसकी एक निश्चित टेम्परेचर होती है, एक फिक्स होता है, इतना पे जाके। अब आपको पता है कि कितना तेज आग जलेगा तो हमारा हाथ जल जाएगा, पता है कि नहीं पता है। नॉर्मल आंच का नाम सुने हो ना, जो चूल्हा जलता है उसका, देखिए जो नीचे होता है आग जलता है उसको बोलते हैं आंच, आंच बोलते हैं उसको। तो आंच को देखे हुआ नॉर्मल कर दे तो टेम्परेचर सब पे क्या बराबर देता है। अगर हम आग जलाते हैं तो कभी तेज कभी धीरा होते रहता है ना, तो टेम्परेचर फिक्स नहीं है, बैलेंस नहीं है। लेकिन जो आंच नॉर्मल कर देते हैं वो टेम्परेचर क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि वो ठोस के पार्टिकल कैसे होंगे, पूरा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा ठोस के पार्टिकल कैसे होंगे। एक और इसमें बात होती है कंप्रेसिबिलिटी की, ये बात समझ में आई है सबको। इसमें से 2-3 क्वेश्चन पहले कर रहा हूं, बताओ। ये पार्टिकल हमने लिया, ठीक, ये पार्टिकल लिया, ये पार्टिकल लिया, दोनों पार्टिकल को इतना दूरी पे हमने रखा। इस पार्टिकल की दूरी ज्यादा रही तो बल घटेगा कि बढ़ेगा, अगर इन दोनों पार्टिकल की दूरी हमने कम कर दिया तो बल बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। अगर हम एक और बात करते हैं, खेल खेलते हो ना, ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे पकड़ना, तो जब हम हाथ पकड़ते हैं तो इसमें किस में बल लगता है, हाथ के किस पार्ट में बल लगता है, ऊपरी भाग पे पार्टिकल है ना बल लगता है जी, छोटे छोटे जो कण है उसी में तो लगता है, जिसको हम लोग सेल के नाम से जानते हैं। शरीर वाला सेल जानते हैं, और जो है ईटा वाला है वो सेल नहीं ना कहेंगे, वो कहेंगे क्या, मेन कण कहेंगे। क्या कहेंगे, कण, जिसको भूसी भी कह देते हैं कुछ लोग। फैसले को फूंक दो किसी के आंख में, अभी रंगीन हो जाएगा कुछ देर में, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो वही बात आप लोग को यहां समझना है। तो ये बात समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत। चलिए एक और आता है इसमें बात कंप्रेसिबिलिटी की। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब संपीड्यता। तो बताओ ठोस में संपीड्यता ढेर होगा कि कम, संपीड्यता समझ रहे हो, संपीड्यता समझ रहे हो, दाबने की क्षमता उसमें कम होगा, इसमें क्या होगा, कम। एक बात बताओ, ठोस ले लें और तुमको कहे दाबो, इसको दाब दोगी, तो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब दबावे ना जी। तो ये दब गया तो और कहां से दबने वाला है, जो दब गया है अब कहां से दबेगा, नहीं देगा। तो इसमें संपीड्यता क्या होता है, कम होता है। और गुब्बारे की वही बात देखें तो उसमें संपीड्यता क्या होती है, एक बोरा हवा भर दें, उसको तुम्हें दाब के उस पर घुसे से करना है तो मजा आएगा। एक बोरा ईंटा भर दें तो कहे ऐसे ऐसे करना है, कैसा फील होगा, पता चल जाएगा ना। अब पलस्तरा चाहे जो भी करवा लो तो वैसा फील होगा कि नहीं होगा। तो चलिए ये बात समझ में आ गई। तो ये गलनांक आपसे हम पूछेंगे
ये गलनांक है या मेल्टिंग पॉइंट का है, या आपसे क्वथनांक है या बॉइलिंग पॉइंट का है, या आपसे सॉलिड का है, सॉलिड में डिस्टेंस दोनों पूछ देंगे। इसी को कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, फोर्स नहीं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस समझते हो? अणुओं के बीच की दूरी या अंदर अणुओं के बीच की दूरी। तो ये जानते हो इंटरमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर स्पेस, यू नो अबाउट दिस। आप जानते हैं अणुओं के बीच की दूरी बढ़ी तो क्या घट जाएगा? बल घट जाएगा। ये दोनों एक दूसरे का दुश्मन है। तू नचबत हम देखो, एक और बात एक ही गो है। इसका फंडा एक ही है, अगर हम देखम तो तू नाचोगे, ऐसा मतलब इसका फंडा है कुछ। एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर पूछ दे, प्रश्न करे आपसे कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला प्रश्न करें, बीच की दूरी, दो कणों की या अणुओं की बीच की दूरी बल के समानुपाती होती है। पहला कहे, क्वेश्चन ऑप्शन याद रखना। दूसरा कहे, कणों की बीच की दूरी बल के अनुक्रमानुपाती होती है। एक समानुपाती बोला हूं, एक अनुक्रमानुपाती बोला हूं। बलों की बीच की दूरी बल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तीसरा ऑप्शन। चौथा इसमें से कौन है? बताओ इसमें कौन सही होगा? व्युत्क्रमानुपाती सही होगा ना जी। अगर वही बतिया कहे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है, किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी उल्टा होगा। समझ में आ गया? तो इसमें कोई दिक्कत? जिसको कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती जो है ना, ये तो बटा में आ गया तो इसका नाम व्युत्क्रमानुपाती होगा। यही है, नामवा इसका बदल जाएगा। मान के चलो एक लड़की है, सपोज दैट, ठीक, ऐसे यहाँ शादी में नॉर्मल गई है तो कोई बात नहीं। अब वही लड़की है, एकदम दुल्हन वाली कपड़ा पहना दो तो उसका नाम क्या हो जाएगा? दुल्हन हो जाएगा। तो लड़कियां वही ना है जी, नामवा क्या हो गया? बदल गया। तो वही बतिया है, चिन्हवा वही रहेगा, हेकरे वजह से इसका नामवा क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे पहले पहले पिताजी रहते हैं तो मान के चलो तुम्हारे भैया हैं, तो पहले उनको भैया कहते थे। अब बाद में जब उनका लड़का हो गया तब कहते हो ए फलानवा के पापा। ऐसा होता है ना। जब नई नई स्त्री आती है तो नहीं बुला जी, सुनी ना है ना। और जब एगो संतान हो जाएगा उसका नाम लेके फलाना के पापा है ना, सुनी ना। ऐसा होता है ना। तो वही बात इसका भी है। जब तक कुछ नहीं था, अगर सीधा सीधा रिलेशन लोगे तो ये क्या हो जाएगा? समानुपाती हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। लेकिन वही बात अगर उल्टा रिलेशन आएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती। या व्युत्क्रमानुपाती में हई बढ़े तो हई घटे, हई घटे तो हई बढ़े। दोनों बढ़िया बढ़िया वाला चीज होता है। चलो ये बात समझ में आ गई, मिटा दो इसे। इसमें कुछ लिखाना तो नहीं पड़ेगा ना? कहोगे तो लिखा दूंगा, कल पूछेंगे तो पता चलेगा। डीपीपी मिलेगा आज शाम को, आपको डीपीपी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन समय मिल जाएगा हमको। कल बिजी थे, बताए तो थे कि कल 8 साढ़े 8 बजे यहाँ से गए हम लोग, बेंच वगैरह रख रहे थे। तो थोड़ा हम लोग का भी कभी कभी प्रॉब्लम समझ लिया करो। तुम लोग का प्रॉब्लम अब मत कहना कि हम लोग का प्रॉब्लम तो आप समझते नहीं है। आपका कैसे समझ लें हम लोग? हाँ हाँ सही बात कहती हो तुम। ये धीरे धीरे बहुत दूर दूर तक कह देती है, जानते हो, बैठ जाती है ऐसे ही, धीरे धीरे बहुत दूर दूर तक कह देती है। देखो देखो देखो, यस, किस में, किसके आधार पे पदार्थ का प्रकार चाहिए? कणों की व्यवस्था के आधार पे चाहिए, रसायन के आधार पे चाहिए? ये बताइए। रसायन के आधार पे दो प्रकार के, शुद्ध और अशुद्ध। एगो जो भौतिक अवस्था के आधार पे जो आप बात करेंगे ना, वही अवस्था के आधार होता है, ठीक। भौतिक अवस्था कहिए या अवस्था कहिए, अवस्था के आधार पे वो 3, लेकिन अस्पष्ट रूप से 5 होता है, प्लाज्मा और बीईसी। एक और 22, माने 22। देखो जितना जरूरी है उतना ही ना। एक बात बताओ, किसी फंक्शन में हम खाना खाने जाएं तो अगर 22 प्रकार का खाना बना है तो सब थोड़ी लाद लेंगे। जितना जरूरत होगा उतना ही ना खाएंगे जी। तो अभी जितना हम लोग को जरूरत है उतना ही पढ़ते हैं। अच्छी बात है कि आप उसका 22 टाइप जानते हो, बहुत अच्छी बात है। अब देखो कोई भी टीचर ये चाहेगा कि उनका बच्चा कभी भी उनसे आगे रहे, हम यही ना चाहेंगे। ये कह देंगे 22 तुम बताओ कैसे होगा, ये थोड़ी अच्छी बात है। 22 जानते हो तभी तो आप साइंटिस्ट बनोगे। 22 के जगह आप लाओगे 24, ऐसा होगा कि नहीं होगा?
तो जब आप पढ़ेंगे तभी तो लाएंगे। चलिए, तो ये स्टेट ऑफ मैटर समझ गए ना, इनमें कोई दिक्कत। उसी का एगो लड़का हाई है ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था में दो चार बात बहुत जरूरी होता है। इसमें आयतन जानना जरूरी होता है। आयतन समझते हैं, जिसको वॉल्यूम बोला जाता है। लो, हो गया। हाँ, आकार जानते हो, जिसको शेप बोला जाता है। साइज चाहे शेप बतिया हुआ है, ठीक। क्या हुआ, साइज कहें चाहे शेप कहें, बतिया वही है, ठीक। इसके बाद से क्या हो जाएगा, अंतराणविक बल, चाहे द्रव्यमान भी ले लेते हैं, अंतराणविक बल लेते हैं, द्रव्यमान छोड़ दो। अंतराणविक बल, एक को इंग्लिश में कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। मोलिक्यूलर फोर्स, इसमें एकदम बिल्कुल ना डरना, एक नजर मारो तो एक नजर तुमको भी देखेगा ये। एक होता है अंतराणविक, आकाश कहें, स्थान कहें, जगह कहें, बतिया वही है। जब आप लोग को लड़की कहें, बबी कहें, छोटकी कहें, इशारा आप ही लोगों की तरफ है कि नहीं है? बबी बेकार होता है ना, हाँ ठीक है। फुअर होती है, सब ऐसे कर लेती है। मॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है, स्थान, ये जानना जरूरी होता है। संपीड्य, संपीड्य जिसको क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी, ये भी कंपल्सरी है। और कुछ है, और कुछ बचा है? अब ये भी होता है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, इसको क्या बोलेंगे जी? काइनेटिक एनर्जी। तुम लोग है अंदर काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी काइनेटिक ENERGY। लड़कियों के अंदर काइनेटिक हो चाहे ना हो, लेकिन ये होता है एंग्री एनर्जी होता है। कह दो कि वो भी होता है स्थितिज ऊर्जा, दिख रहा है जी ऊपर वो में, स्थितिज ऊर्जा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी? पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी। चलो, नीचे दिख रहा है ना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं ना है? तू लोगों को नहीं, कैमरा में पूछ रहा हूं ताकि बाद में कोई पढ़ सके। मान के चलो आज पहला क्लास है, अब पता चले वो पहला क्लास पढ़ा ही नहीं, तो बाद में उसको भी सीख सके। वो जैसे आप लोग भी कभी भूल चूक से छुट्टी मार लो तो ये क्लास आपका मिस ना हो, आप देख पाए घर से भी कभी कभी, इसलिए आप लोग के लिए कंपलसरी है। तो ये सब जानना हम लोग के लिए जरूरी है। अब ताप भी जानना जरूरी है। ताप अर्थात इसको क्या बोलेंगे? टेम्परेचर, टेम्परेचर। तो हर बढ़े टेम्परेचर, घटे टेम्परेचर, है डेंसिटी। अब डेंसिटी, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ हाँ, तुम जो कह दो वही करें हम। हाँ हाँ, आयतन माने एक द्वारा घेरल गई जगह, तो एक और आयतन घेरल गई जगह का मतलब फिक्स रहता है। हाँ, एक बार फिक्स हो गया तो दिल्ली ले जाओ, पंजाब ले जाओ, हरियाणा ले जाओ, था बड़ा रहेगा। ये तो आगे ना रहेगा जी, कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा तो अपना घरे लेके जाओ, एक आकार बदल के लेके आना। अल्लाह लोढ़ा से कूच दी तो बात अलग है। कहीं बड़ा समझ के रगड़ दी दांत पे तो पीलिया रोग पकड़ नहीं, रेड रोग पकड़ लेगा। रहने दो। आकार का मतलब इसका बनावटी कैसा है, गोलाकार है, लंबाकार है, पतलाकार है, कैसा है, ये चीजें। अब बल का मतलब उन अणुओं के बीच में लगने वाला बल। स्थान का माने उनके बीच में कितना जगह है। और संपीड्य का मतलब कितना तेज दबा सकते हैं कि नहीं दबा सकते हैं। और गतिज ऊर्जा का मतलब ओकरा भीतरी कोई पदार्थ है, उसके अंदर, मान के चलो कोई ठोस पदार्थ है, उसके अंदर हम कितना तेज चल सकते हैं। कोई हमको कहे कि ईंटा के अंदर घुस के चलिए, ऐसा होता जी? अगर मान के चलो पुलिस वाला आए, तुमसे पूछे इधर चोर आया गया कि इधर, तुमको देखिए सर हमें घुसा, इधर से बगल चल गया, तो ऐसा बताएंगे उसको? नहीं ना बताएंगे, क्योंकि हमको पता है, उसको भी पता है कि इसमें कोई जा नहीं सकता है। पानी का आता तो समझ में आता, पानी में जा सकता था, हवा में जा सकता था, लेकिन इसमें नहीं गया। और वही बात है गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का मतलब बल ढेर रहेगा, वो एकदम शांति रहेगा। जो ताकतवर होता है ना ढेर नहीं बोलता है, ये ध्यान रखना। ताकत का इस्तेमाल कर, मान के चलो नेता को तुम गरिया दो ना तो कुछ नहीं कहेगा, देख लेगा, कहेगा कर बैकग्राउंड निकल,
और निकालने के बाद धीरे धीरे तुम पे बुलडोजर चलवा देगा। यही हो ना, होता है नेताओं के साथ, ठीक है, जो भी चलवा दे, चाहे जो भी हो, जो भी हो, कोई दिक्कत नहीं। अब ताप बढ़ाएंगे तो उसको कमजोर करेंगे। मान के चलो कोनो को कि एकदम गुस्सा दिला दो, गुस्सा दिला दो, अब गुस्सा दिला के सही बकवा लो, ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो वही बात, लड़कियों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, चाहे लड़कों को, तुम लोग को नहीं कह रहा हूं, मतलब लड़कियों कोई बात कहे तो भले बात सही कहे हो, लेकिन वो बात क्या हो जाती है, गुस्सा। और जब गुस्सा होगा तो क्या बोल रहा है वो खुद समझेगा नहीं, अपने अंदर से निकलने वाले आवाज को खो देता है कि मेरे अंदर होता क्या है। ठीक, तो इसलिए कभी तुम लोग हाई टेम्परेचर में मत आना। पारा ही तो थर्मामीटर नापवा लो कितना तुम्हारा पारा हाई हो रहा है। तो तुम पारा हो, पारा हो कि पारा हो, ये बताओ। ये बात समझ में आ गई ना? ये सब इसके अंदर है, सब इसके अंदर है। तो ये निश्चित होता है, ये इसका दोनों ये क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ये बल क्या होगा, इसमें ढेर होगा, ये क्या होगा, कम होगा। संपीड्य क्या होगा, नगण्य के बराबर होगा। गतिज ऊर्जा क्या होगा, कम होगा, बहुत कम होगा। स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, ज्यादा होगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, परिवर्तन होगा, कमजोर होगा। बात समझ में आ गई? तो कह लोगे ना, अगर ठोस अवस्था में आयतन देख लिया जाए तो आयतन बताओ इसका निश्चित होगा कि अनिश्चित? फिक्स हो गया, निश्चित हो गया भाई। एक बार बन गया वो बन गया, दूसरी बार ये भी क्या होगा, निश्चित होगा। तो डिफिनीशन बनाओगे, वे पदार्थ जिसका आयतनाकार अंतराणिक आयतनाकार निश्चित हो, अंतराणिक बल ज्यादा स्थान कम हो, ये भी ऐसे मतलब बना सकते हो डिफिनीशन। डिफिनीशन क्या होता है, ओकरे बारे में जान करके एक पास लिख देना परिभाषा है, एक अलावा कोई परिभाषा है नहीं ना। तो ये चीजें होती हैं। तो परिभाषा आप ऐसे लिख सकते हो, किसी वस्तु इसका अगर परिभाषा लिखना चाहते हो या केवल ठोस अवस्था को लिखना चाहते हो तो ये पदार्थ जिसका आयतन आकार निश्चित होते हैं तथा अंतराणिक बल ज्यादा और स्थान क्या होता है, कम होता है, उसे क्या कहते हैं, ठोस अवस्था कहते हैं। इसमें संपीड्य का गुण नहीं हो, बहुत कम होता है, बहुत कम, नगण्य के बराबर, ना के बराबर। गतिज ऊर्जा भी बहुत कम होता है, स्थितिज ऊर्जा ज्यादा होता है। और टेम्परेचर से क्या होते हैं, कमजोर होते हैं, परिवर्तनशील कहो, कभी कभी मजबूत भी हो जाते हैं। जैसे अंडा, अंडा उबालते हो हैं, उबाले हो, कितना डिग्री सेल्सियस पे अंडा जाएगा तो उबल जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा, 2 से 4 मिनट रख दो तो उबल जाएगा वो। अगर ओकरे से अधिका रखे तो फाट के बाहर आ जाएगा। क्या करना है कि उसको क्या, पहले तो लिक्विड में रहता है, टेम्परेचर देने के बाद जब उसको टेम्परेचर दिया जाता है तो उसके जो पार्टिकल होते हैं चिपचिपा टाइप से होते हैं, और चिपचिपा होने के कारण वो पार्टिकल आपस में क्या हो जाता है, चिपक जाता है। कोई भी चिपचिपा पदार्थ को जलाने के बाद वो मजबूत होता है। जैसे झिल्ली जला के एक बार देखना, झिल्लिया ऐसे छू के देखना और जलाने के बाद छू के देखना कैसन फील होगा। नहीं तो एक बार ऐसे अपने मुंह पे रगड़ लेना और एक बार जलाने के बाद ऐसे रगड़ देना। पक्का बता रहा हूं, तुम काले हो तो गोरे हो जाओगे। अब जैसा भी हो तो होता है ना, तो कुछ पदार्थ, इसलिए इसको मैं बताया परिवर्तनशील कहना, एक को कमजोर मत कहना, ठीक है? तो परिवर्तनशील इसको कहना। तो ये बात समझ में आ जाएगी क्या कह रही हूँ? तो क्या मैंने प्लास्टिक का झिल्ली है, उसको जलाने के बाद एक बार अगर के देखना तो होगा कि नहीं होगा वैसा? चलो अब देखो, इसके आगे जो आएगा, अब ये तो पढ़ लिए, अब इसका जो पार्ट होगा, इसके प्रकार भी तो हैं। एक बताएंगे क्रिस्टलीय ठोस, क्या होगा, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस जिसको क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। किसी को इंग्लिश से कोनो दिक्कत नहीं ना है जी? नहीं तो कहेगा सर देखिए हम अंग्रेज खानदान के नहीं है, हम पढ़ेंगे ना इंग्लिश, हिंदी पढ़ेंगे। ऐसे भी हैं, 2 इंग्लिश वाले हैं इसमें, जो सीबीएसई बोर्ड वाला है, एगो अनुराग है, एगो भाई है। अच्छे हो, अच्छे हो, घूर कह रही है। अब देखो, एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस, अभी सुन रहा हूं रंजन तुम्हारा भी, गुंजन नहीं कहो, रंजन कहो, रंजन, रंजना नहीं ना कह दूं। क्रिस्टलीय ठोस, इसको क्या बोलेंगे, एमॉर्फस सॉलिड। क्या बोलेंगे, एमॉर्फस, PHOUS सॉलिड। एमॉर्फस का मतलब आकृति विहीन, ये टेढ़ मेढ़ जैसे भी होगा। अनुराग बहुत मार मारेंगे, आओ कंधा से हाथ नीचे कर लू। क्या बोलिए,
देखिए सबका डिफिनीशन लिखाएंगे, अभी तो शुरू किए हैं ना, लिखाएंगे। वो अच्छी बात है, आपका पूछना फर्ज है, हम पढ़ाएंगे आपका पूरा डिटेल्स, उसमें बताएंगे जो चीजें हैं, जो लिखवानी वाली चीजें वो लिखवा दूंगा, ठीक है। तो ये जो उसके प्रकार हुए, एकरा मतलब आकृति विहीन, कौन आकृति नहीं है, ई कब लमढेन आएगा, कभी चक ढेन आएगा, कभी कैसन को आ जाएगा। ये जो आएगा क्रिस्टल, यह एक सिस्टम, एकरे माने सिस्टम, जैसे कहते हो ना, देखो हम सिस्टम हिला देंगे, मतलब कोई भी कहता है ना सिस्टम मिला देगा, मतलब एक सिस्टम जो सिस्टमेटिक बनाया गया है उसको इधर उधर कर देंगे, यानी सिस्टम को इधर उधर करने का मतलब एमरफस सॉलिड में उसको बदल देना। जैसे मान के चलो इसको मैंने सिस्टम में रख दिया, अब तुम आए तो कह देख तू ऐसे रहो, तू ऐसे रहो, ऐसे ये सिस्टम से इधर उधर हो गया जी। तो पहले ऐसे था, तो ये सुटेबल बैठने की वजह से इसका नाम क्या हो गया, क्रिस्टलीय। अब हैंग हो गया तो अब इसका नाम क्या हो गया, अक्रिस्टलीय। बात समझ में आ गई, और कौन दिक्कत। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है, ओके। और कोई डाउट है तो बता लीजिए, नहीं है तो कैमरा बंद करते हैं।